नमस्कार, स्वागत है आपका। एएमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में मतदान जो है सुबह से जारी है। इस चरण में 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 96 सीटें जो है इसमें शामिल है। आम चुनाव के चौथे चरण में आंध्र प्रदेश की सभी 25 सीटों, तेलंगाना की 17 सीटों, उत्तर प्रदेश की 13 सीटों, महाराष्ट्र की 11 सीटों, पश्चिम बंगाल की 8 सीटों, मध्य प्रदेश की 8 सीटों, बिहार की 5 सीटों पर मतदान हो रहा है। मतदान करने के लिए लोग सुबह से ही जो है अपने अपने मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं, अपने अपने मतों का इस्तेमाल कर रहे हैं। और महाराष्ट्र की जिन सीटों पर वोट डाला जा रहा है उसमें नंदूरबार, जलगांव, रावेर, जालना, औरंगाबाद, बीड, मावल, पुणे, शिरूर, अहमदनगर और शिरडी सीट जो है इसमें शामिल हैं। इसके अलावा आपको बताएं केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे, एनसीपी नेता पंकजा मुंडे और अभिनेता से नेता बने अमोल कोल्हे प्रमुख उम्मीदवार में से हैं। कुल 998 उम्मीदवार जो है मैदान में हैं। तो 998 उम्मीदवारों की जो किस्मत है दरअसल आपको बताएं कि वो आज दांव पे लगी हुई है। और सुबह से ही सभी जो मतदाता हैं वो अपने अपने मतों का इस्तेमाल कर रहे हैं। सुबह से जो है अपने मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। तो ये आज का बहुत अहम दिन, क्योंकि आज जो है कई सीटों पर मतदान हो रहा है। सुबह से ही लगातार जिस तरीके से देखिए 6 तस्वीरें भी आपके सामने हैं। आंध्र प्रदेश की है, तेलंगाना की है, अलग अलग राज्यों की ये तस्वीरें जिसमें साफ तौर पर अपने अपने मतों का इस्तेमाल करते हैं हर आम से खास व्यक्ति जो है आज दिखाई पड़ रहे हैं। और आपको बता दें कि महाराष्ट्र में भी जो है आज वोट डाला जा रहा है। सुबह से ही जो है सभी अपने मतों का इस्तेमाल कर रहे हैं। महाराष्ट्र की 11 सीटों पर आपको बता दें कि आज जो है सुबह से ही इलेक्शन हो रहा है, सभी अपने मतों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कई हॉट सीट महाराष्ट्र की सीटों में भी हैं जिसमें आपको बता दें कि सुबह से ही वोटिंग हो रहा है। हालांकि जिस तरीके से महाराष्ट्र का जो सियासी समीकरण है अगर वो देखें तो किस तरीके से साल दर साल जो है वहां पर गठबंधन के मायने बदल गए हैं, ये दरअसल हम सब ने देखा। और इसी का असर साफ तौर पर दिखाई भी पड़ने वाला है आज खास चुनाव में, क्योंकि जिस तरीके से हर एक पार्टी के 2-2 गुट महाराष्ट्र में अब साफ तौर पर होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ये एक बड़ा जो है फेरबदल राजनीतिक दुनिया में हो सकता है और इसका असर जो है साफ तौर पर आज के होने वाले इन सीटों पर साफ तौर पर जो है दिखाई देगा, क्योंकि महाराष्ट्र की 11 सीटों पर आज इलेक्शन है। सुबह से ही लोग वोट डाल रहे हैं और अलग अलग तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जिसमें आंध्र प्रदेश और अलग अलग राज्यों की त्रिपुरा तमाम जो है आम से खास जो है वोट डाल रहे। एम वेंकैया नायडू ने अपने मतदान का इस्तेमाल किया है और असदुद्दीन ओवैसी ने पूर्व सीएम के आंध्र प्रदेश, उन्होंने भी दरअसल अपने मतों का इस्तेमाल किया। किशन रेड्डी ने जो है अपने मत का इस्तेमाल किया है। तो तमाम जो है आज सुबह से ही लोकतंत्र के इस महापर्व में सभी जो मतदाता हैं वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो आपको बता दें कि सुबह से ही लगातार आपको दरअसल अलग अलग राज्यों की कई सीटों पर जो है मतदान हो रहा है और तमाम तस्वीरें भी सुबह से निकल कर आई जहां पर जो है इलेक्शन की तमाम जो है तस्वीरें हमने देखी जिसमें लोगों ने अपने अपने मतों का इस्तेमाल किया है। बढ़ चढ़कर आपको बताएं चौथे चरण का ये चुनाव है और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी ओमशिल मेरे साथ जुड़ रहे हैं। ओमशिल, महाराष्ट्र की 11 सीटों पर आज चुनाव है, कौन सी खास सीटें, कौन सी हॉट सीटें और क्या कुछ अब तक जो है माहौल और तस्वीर दिखाई पड़ रही है? देखिए, अगर हम बात करें इस बार के महाराष्ट्र के चुनाव की, तो महाराष्ट्र का इस बार जो लोकसभा चुनाव होने वाला है वो काफी दिलचस्प रहने वाला है, क्योंकि अभी देखिए चौथे चरण में 11 सीटों पर वोट हो रही है। लेकिन अगर हम वहां के राजनीतिक समीकरण की बात करेंगे तो जो दो मुख्य पार्टी जो दो मुख्य राज्य के जो दो मुख्य पार्टी है, चाहे वो एनसीपी की बात करें या फिर शिवसेना की बात करें, वो दो पार्ट में बिखर चुके हैं। चाहे वो शिवसेना की बात करें तो एक उद्धव गुट और एक शिंदे गुट,
वो पार्ट में दो फाड़ हो चुका है शिवसेना का। उसके बाद एनसीपी में एक शरद पवार गुट, एक अजित पवार गुट। तो कहीं ना कहीं पार्टी में जो दो फाड़ हुआ है उससे कहीं ना कहीं जो चाहे वो उद्धव ठाकरे हो जो कि बाला साहेब ठाकरे का चेहरा आगे करके और बाला साहेब का उत्तराधिकारी अपने आप को बताते हुए वो कहीं ना कहीं अपने चेहरे को प्रोजेक्ट करते हैं और वहां पे राजनीति वो करते आए हैं। लेकिन वही शिंदे गुट है जो कि ये कहती है कि बाला साहेब के विचारधारा से बिल्कुल अलग हटकर वो कांग्रेस के साथ गठबंधन करके वो सरकार चलाते हैं। तो तमाम तरीके के आरोप उसमें लगते हैं और शिंदे गुट का शिवसेना शिंदे गुट का और भारतीय जनता पार्टी का अलायंस हो जाता है। तो कहीं ना कहीं चुनौती दोनों के लिए है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में कि कितना ज्यादा अब मुश्किल रहने वाला है, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि अगर हम एनसीपी की बात करें लता, तो एनसीपी में जो अजीत पवार गुट है और शरद पवार गुट है, कहीं ना कहीं आप शुरुआत के दिनों में देखे होंगी कि शरद पवार थोड़े से ठंडे पड़ गए थे, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आए वैसे शरद पवार एक्टिव हो गए और अजीत पवार भी शुरू से एक्टिव हैं। तो मुकाबला काफी रोमांचक होने वाला है पूरे महाराष्ट्र में। अगर हम बात करें पुणे की सीट की, तो पुणे की जो सीट है वो काफी हॉट सीट रहने वाली है, काफी टक्कर का मुकाबला होने वाला है। क्योंकि जिस तरीके से वहां पर राजनीति समीकरण बन रहे हैं और जो तमाम तरीके के मुद्दे रहे, आपको याद होगा पूर्व के दिनों में जो आंदोलन हुआ अनशन वगैरह पे जो लोग बैठे हुए थे उनका मुद्दा हावी है। उसके बाद जो महाराष्ट्र के जो पूर्व में सरकार थी उन पर जो तमाम तरीके के आरोप लगे, सचिन वाजिद जैसे तमाम तरीके के केस हुए, वो सारे मुद्दे इतने हावी हैं और इसको लेकर जो मतदाता है वो वोट करने निकल रहे हैं। और जो स्टार प्रचारक है और जो बड़े चेहरे हैं महाराष्ट्र में, अगर हम बात करें चाहे वो नवनीत राणा से लेकर तमाम लोग, तमाम दिग्गज जो चुनावी प्रचार में उतरे और एक हिंदुत्व कार्ड को प्ले करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार की जाती है। लेकिन इस बार भी तो ये कितना धरातल पर उतरता है और हिंदुत्व के नाम पर वोट मिलता है या फिर विकास के नाम पर वोट मिलता है, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, जिस तरीके से ओमशिल आपने बताया कि जिस तरीके से बीजेपी जो है हिंदुत्व कार्ड को पूरी धार देने की कोशिश कर रही है, और अगर हम महाराष्ट्र के चुनावी और राजनीतिक समीकरण की बात करें तो पिछले कई जो है चुनाव दर चुनाव हमने देखा कि जो पार्टियां हैं किस तरीके से पार्टी के नेताओं में अदला बदली का दौर दिखाई पड़ा और हालत यहां तक आन पड़ी कि आप सोचिए कि हर एक पार्टी के अब दो गुट हो गए, एक असली और एक नकली। तो जिस तरीके से चाहे हम शिवसेना शिंदे गुट की बात कर लें, शिवसेना उद्धव गुट की बात कर लें, चाहे हम एनसीपी जो है शरद गुट की बात कर लें, अजित पवार गुट की बात कर लें, बीजेपी की बात कर लें, कांग्रेस की बात कर लें, क्या लग रहा है जो बदलते समीकरण महाराष्ट्र में पिछले जो रिसेंट जो साल थे उनमें दिखाई पड़े, इसका असर इन चुनाव में होने वाला है या फिर आम जनता सिर्फ और जाके अपने सिर्फ जिम्मेदारी पूरी करते हुए दिखाई पड़ रहे, अपने मतों का इस्तेमाल करते हुए? क्या इसका जो असर है, राजनीतिक तूफान जो महाराष्ट्र में अब तक आता रहा है, इसका असर क्या चुनाव में देखने को मिल रहा है? देखिए, पार्टी में नेताओं का आना जाना वो लगातार रहा है और आपको बता दूं कि इधर ये चीज़ ज़्यादा हो गई है 2019 के बाद। और जिस तरीके से महाराष्ट्र में आए दिन हम देख रहे हैं कि नेता कभी कांग्रेस से उठकर बीजेपी में चले जाते हैं या फिर शिवसेना शिंदे गुट में चले जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें अभी के दौर में वो काफ़ी ज़्यादा हो गया है। एक तरफ जहाँ विपक्ष कहता है कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो ईडी और सीबीआई का धमकी देकर और उनका दबाव बनाकर वो अपने पार्टी में शामिल करवाते हैं, तमाम इस तरीके के भी आरोप लगते आए हैं। लेकिन अगर हम बात करें वही शिवसेना की हो या फिर दोनों गुट की हो, उद्धव गुट और शिंदे गुट की बात कर लें, तो जिस तरीके से आपको याद होगा पालघर का मुद्दा जो एक समय पे काफी ज्यादा हावी रहा और काफी ज्यादा गर्म था, उस पर भी क्या पालघर में के जो क्षेत्र है, सटे हुए क्षेत्र हैं, क्या उस पर भी प्रभाव डालेगा वो मुद्दा? उसके बाद अगर हम बात करते हैं जो जिस तरीके से उद्धव गुट और कांग्रेस में जो अभी बीच के दिनों में हमें कलह देखने को मिली, काफी सारे ऐसे नेता थे जो कि नाराज चल रहे थे और उद्धव ठाकरे ने कई सारे नेताओं को मतलब बैकफुट पे भी जाने को कह दिया था। वहीं कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस ने एक लिस्ट बिना कांग्रेस शिवसेना उद्धव गुट से पूछे हुए वो जारी कर दी थी।
थी। तो तमाम इस जो अंदर के गतिरोध हैं, जो इंडी गठबंधन के अंदर में जो गतिरोध है महाराष्ट्र में, क्या ये प्रभाव ना डाल दे और जनता में क्या मैसेज जा रहा है, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि एकजुट होने का दावा विपक्ष हमेशा से करते आई है, लेकिन वो एकजुटता, वो एकजुट होकर मुखरता और जनता के सामने अपनी बातों को रखना, ये हमें आज तक देखने को मिल नहीं पाया है। उसमें सफल कहीं ना कहीं इंडी गठबंधन नहीं रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि अब आधा चुनाव बीत चुका, चौथे चरण पे हम पहुंच गए। लेकिन जिस तरीके से मतदान हुए, चाहे वो हम बंगाल की बात करें, सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज हमें देखने को मिला बंगाल में पहले फेज से ही, और अभी आज भी जिस तरीके से वोटिंग हो रही है महाराष्ट्र में, वो काफी ज्यादा लोग घरों से निकलकर सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र में भी लोग घरों से निकल रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा मताधिकार का पालन कर रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि जो नतीजे आते हैं 4 जून को, उसमें कौन विजय प्राप्त करता है, किसको सफलता मिलती है। और जो भारतीय जनता पार्टी का एक नारा है, अब की बार 400 पार, आप अगर देखेंगी लता, तो कुछ दिनों से रैलियों से ये नारा गायब हो चुका है। तो कहीं ना कहीं जो 3 फेज के चुनाव पिछले दिनों हुए, उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को एक निराशा हाथ लगी है, जो कि उनका भी अंदरूनी जो सर्वे है वो कह रहा है। लेकिन वो इसी का नतीजा है कि चाहे वो प्रधानमंत्री हो, जो तेलंगाना के अपने रैली में अडानी अंबानी को लेकर जो राहुल गांधी प्रधानमंत्री को घेरा करते थे, लेकिन तेलंगाना के रैली में प्रधानमंत्री मोदी अडानी अंबानी को लेकर कांग्रेस पर हमलावर है और राहुल गांधी पर हमलावर थे कि टेम्पू भर के पैसे, कितने पैसे उन्हें मिले अडानी अंबानी से, और तमाम तरीके के आरोप प्रधानमंत्री ने लगाया। तो अब विपक्ष का भी साफ तौर पर कहना है कि ये जो पूरा जो चुनावी जो समीकरण, जो चुनावी माहौल है, क्या इतना हावी हो चुका है, क्या भारतीय जनता पार्टी इतना डर चुकी है कि अब वो अडानी अंबानी पर भी आ गई। तो तमाम तरीके के सवाल है, और इस पूरे सवालों के बीच ये चुनाव ये काफी दिलचस्प रहने वाला है और काफी रोमांचक मुकाबला, चाहे वो हम महाराष्ट्र की बात कर ले, या फिर आज जो बिहार में 5 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं उसकी बात कर ले, और झारखंड में जो 4 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं उसकी बात कर ले, या उत्तर प्रदेश के 13 सीटों की बात कर ले। काफी रोमांचक मुकाबला और काफी हॉट सीट भी है। अगर हम तेलंगाना की बात करते हैं, तो तेलंगाना में हैदराबाद में जिस तरीके से असमुद्दीन ओवैसी और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से माधवी लता मैदान में है, माधवी लता एक तरीके से जिस मुखरता के साथ और जन समर्थन जिस तरीके से माधवी लता को मिला, वो काफी सराहनीय है, और काफी ज्यादा टक्कर का मुकाबला वहां पर हमें देखने को मिल रहा है। टक्कर साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है। और मेरे साथ मेरे सहयोगी मोहम्मद शमी जुड़ गए महाराष्ट्र से। मोहम्मद शमी, 9 बजे तक अगर हम देखें तो 6% का चुनाव जो है महाराष्ट्र में दिखाई पड़ रहा है। क्या लोगों की उत्सुकता कम दिखाई पड़ रही है? क्या वहां पर माहौल दिखाई पड़ रहा है महाराष्ट्र के जो 11 सीटों पर वहां पर चुनाव हो रहा है? जी, अगर मैं बात करूं संभाजी नगर की, तो यहाँ पर औरंगाबाद सीट पर त्रिकोणी होंगे, जहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो पहले के उम्मीदवार है सैयद महायुति की ओर से एकनाथ शिंदे शिवसेना के संदीपान भुमरे है, और अगर बात की जाए महाविकास आघाड़ी की, तो उद्धव बालासाहेब ठाकरे शिवसेना के चंद्रकांत खैरे है। अभी ये बताना मुश्किल है कि किसकी जीत होगी, लेकिन इस वीआईपी सीट पर तीनों ही उम्मीदवार दावा कर रहे हैं। यहाँ पर लोगों से बात की तो इन लोगों का कहना है कि जो लोकल की समस्या है वो बहुत ज्यादा है, पानी का प्रश्न है। चलिए ओमशल, जिस तरीके से हमारे सहयोगी ने बताया कि जो है लोगों का कहना है कि तमाम जो है ज़मीनी मुद्दे बहुत ज़्यादा वहाँ पर हावी हैं, क्योंकि लोगों को तमाम तरह की पानी की समस्याएं हैं, तमाम तरह की बिजली और जो मूलभूत सुविधाएं उनकी समस्याएं हैं। क्या यही बड़ा कारण समझा जाए कि चौथे चरण का ये चुनाव है, लेकिन जो तेजी, जो सियासी गर्मी, तपिश चुनावी मूड की दिखाई देनी थी, वो नहीं दिखाई पड़ रही कहीं ना कहीं? क्योंकि अगर हम महाराष्ट्र में खासतौर पर बात कर लें तो अब तक सिर्फ 6% के आसपास ही जो है वोटिंग हुई, यानी कि लोगों का क्या उत्साह कम हो चुका है चुनाव के प्रति। क्योंकि अगर हम पिछले 3 फेज की बात करें, 2 फेज के बाद, हालांकि 3rd फेज में थोड़ा सा उछाल देखने को मिला था, लेकिन फिर 4थे फेज में क्यों इतना सुस्त मतदान?
बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से महाराष्ट्र में हम बात करें तो स्थानीय मुद्दे जो हैं, जैसा कि हमारे सहयोगी ने भी बताया कि स्थानीय मुद्दे हावी रहे हैं। और देखिए इस पूरे चुनाव में कहीं ना कहीं स्थानीय मुद्दे हावी रहे हैं। अगर हम बात करें गाजियाबाद के जब वोट डाले जा रहे थे, वहां पर भी स्थानीय मुद्दे ही हावी थे। जब गाजियाबाद का चुनाव होना था, गाजियाबाद की बात कर लें, और नोएडा के जो बॉर्डर वाले इलाके गाजियाबाद से जो सटते हैं, चाहे खोड़ा की बात कर ले या फिर जो उससे सटे हुए पूरा इलाका है, वहां पर भी कहीं ना कहीं स्थानीय मुद्दे हमें देखने को मिल रहा था। और स्थानीय मुद्दों, चाहे हम बात करें वो पानी का मसला हो, बिजली का मसला हो या फिर बिजली के मीटर का मसला हो, वो तमाम मुद्दे हावी हैं महाराष्ट्र में। और जिस तरीके से वहां पर तमाम तरीके की जो स्कैम सामने आए, चाहे वो हम बात करें जो समीर वानखेड़े की बात कर ले, जो समीर वानखेड़े के केस में जो काफी ज्यादा हाईलाइटेड रहा वो मामला, और जो महाराष्ट्र सरकार के गृह मंत्री थे वो भी जेल गए, उसके बाद इस्तीफा देना पड़ा उन्हें। तो तमाम तरीके के जो ये आरोप हैं और ये सारे जो मुद्दे हैं वहां के, वो इस बार हावी हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी इन सारे चीजों को भुनाने की पुरजोर कोशिश कर रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या भारतीय जनता पार्टी इस चीज को भुनाने में वो कामयाब हो पाती है या नहीं हो पाती है। क्योंकि आपको याद होगा उस समय सरकार में, जिस समय का मैं बात कर रहा हूं, जब ये पूरा मसला और जब पूरा ये स्कैम चल रहा था, तो वो एनसीपी सरकार में भी थी उद्धव ठाकरे के साथ, तो और शिवसेना शिंदे गुट भी सरकार में थी, क्योंकि उस समय पार्टी एक थी, चाहे वो शिवसेना हो या फिर एनसीपी हो। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के साथ इन लोगों का गठबंधन हो जाता है और तमाम इस भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मोर्चा भारतीय जनता पार्टी खोल लेती है और तमाम तरीके के आरोप उद्धव गुट पे लगाया जाता है और शरद पवार गुट पे लगाया जाता है। तो क्या इन सारी चीजों को भुनाने में जो माफ कीजिएगा, जो देवेंद्र फडणवीस हैं और जो एकनाथ शिंदे हैं, वो क्या कामयाब हो पाते हैं। और कहीं ना कहीं देखिए महाराष्ट्र में लता, हमें यह भी देखने को मिल रहा है कि प्रधानमंत्री के चेहरे पर वोट मिल रहा है कई सारे इलाकों में। अगर हम पुणे की बात करें, पुणे में काफी टक्कर का मुकाबला है, और जिस तरीके से वहां पर प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है, चाहे वो अमित शाह हो, अमित शाह भी मोदी के नाम पर तमाम तरीके के वोट मांगते हैं, और संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी वो मोदी के नाम पे कहीं ना कहीं ये चुनाव लड़ रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या मोदी के नाम पर इस बार नैया पार लग सकती है, क्योंकि जिस तरीके से एक जो लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी का 400 का, वो कहीं ना कहीं अब पार होना मुश्किल लग रहा है। जो 3 फेज की जो वोटिंग हुई है अभी, बहरहाल जिस तरीके से वोटिंग परसेंटेज हमें आने वाले समय में देखने को मिलेगा, जब 12 से 1 बजे का टाइम होगा तो कुछ तस्वीरें साफ हो जाती हैं। अभी उसके बाद ही सुबह का समय और ऐसे में जो है लोगों का रुझान कम है। शमी, आप कौन सी लोकसभा सीट को कवर कर रहे हैं, वहां पर किस तरह का राजनीतिक समीकरण? हालांकि आप ये बता रहे हैं कि जो तीनों ही दावेदार हैं वो पूरी तरीके से बखूबी अपनी जीत का जो है दम भर रहे हैं। आप बता रहे थे कि लोगों की तमाम तरह की समस्याएं हैं, मूलभूत सुविधाएं हैं, पानी, बिजली, क्या वहां पर समस्या और लोग किस बात को, किस मुद्दे को ध्यान में रखकर वहां पर वोट कर रहे हैं? देखिए, मैं पहले बता दूं कि औरंगाबाद लोकसभा सीट में जो तीनों उम्मीदवार है वो तो दावा कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ी समस्या है वो पानी की है, क्योंकि 10 से 12 दिन में एक बार यहाँ पर इस इलाके में पानी आता है। और अगर ग्रामीण क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ पर और भयंकर स्थिति है। यहाँ मराठवाड़ा का सबसे बड़ा जो पानी का प्रकल्प है जैकवाड़ी डैम, उसमें सिर्फ अब 7% पानी बचा है। कहीं ना कहीं आने वाले समय में ये चिंता की बात है, क्योंकि उसके इमरजेंसी पंप है वो शुरू कर दिए गए हैं ताकि यहाँ पर लोगों को परेशानी ना हो। और अगर बात की जाए मराठवाड़ा की, तो यहाँ पर मराठा आरक्षण का जो मुद्दा था वो बहुत यहाँ पर मराठा मुद्दा की वजह से यहाँ की जो सियासत है वो एक तरह से डगमगा भी गई थी। खुद राज्य के मुख्यमंत्री यहाँ पर, जहां पर मनोज जरांगे पाटिल आंदोलन कर रहे थे, वहां पर पहुंचते हैं वो, और जो अनशन चल रहा था उसको कहीं ना कहीं खत्म करने के लिए भी जो उन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे वो वहां पर आते हैं। कहीं ना कहीं जो मराठा वोट बैंक है वो बीजेपी से नाराज दिखाई दे रहा था। और अगर बात की जाए इंडिया अलायंस की, तो इंडिया अलायंस में महाविकास आघाड़ी की तीनों पार्टियां शामिल है। कहीं ना कहीं जो वोट बैंक है वो कहीं महाविकास आघाड़ी की तरफ भी जा सकता है। महायुति की ओर से दावे तो किए जा रहे हैं, प्रधानमंत्री जिस तरह से काम कर रहे हैं उसको लेकर भी कई सारे लोग नाराजगी है लोगों में, क्योंकि प्रधानमंत्री जब फर्स्ट फेज में कैंपेनिंग वो कर रहे थे, सभाएं ले रहे थे, तो वो विकास के नाम पर सभाएं ले रहे थे, लेकिन दूसरे और तीसरे फेज में
देखते हैं हम, तो वो डायरेक्ट कुछ कम्युनिटी को टारगेट करते हैं, जिसकी वजह से जो बीजेपी और अलायंस पार्टियों की बात की जाए तो लोगों में उनसे भी नाराजगी दिखाई दे रही है। छत्रपति संभाजीनगर की बात करें तो यहाँ पर लोग त्रिकोणीय लड़त है, एमआईएम भी है यहाँ पर। एमआईएम के जो सांसद है वो इस बार डबल से इलेक्शन लड़ रहे हैं। पूर्व सांसद जो उद्धव ठाकरे शिवसेना के हैं वो भी यहाँ पर है, और मौजूदा जो कैबिनेट मिनिस्टर है संदीपान भुमरे जो एकनाथ शिंदे शिवसेना के हैं, कहीं ना कहीं इन तीनों में लड़त है और तीनों भी बोल रहे हैं कि हमने शहर में डेवलपमेंट का काम किया है। लेकिन अब देखना होगा कि आज जो लोग वोट डालेंगे और आने वाली 4 तारीख को जो रिजल्ट आएंगे इसमें ही पता चलेगा कि औरंगाबाद बिल्कुल शमी, हालांकि आने वाली 4 जून को ही ये फैसला होगा कि कौन से पार्टी को जो है जनता ने अपने सिर पर बिठाया। लेकिन जिस तरीके से आपने बताया कि जमीनी तमाम कई मुद्दे हैं और बीजेपी जो अक्सर विकास के नारे के साथ जनता के बीच पहुंचती है, अपनी बातों को, वादों को पूरा करने की बात कहती है, लेकिन जिस तरीके से जो तमाम तरह की परेशानियां, रूट्स लेवल की परेशानियां महाराष्ट्र के अलग अलग जो है लोकसभा सीटों पर बनी हुई है, औरंगाबाद की सीट की बात कर रहे थे, ऐसे में क्या लोगों के मन में चल रहा है? फिलहाल वोट देने से पहले वो लोग क्या सोच रहे हैं? क्योंकि जिस तरीके से महाराष्ट्र में जोड़ तोड़ की जो राजनीति अक्सर दिखाई पड़ती है, क्या इसका असर, क्या इसकी छाप आपको वहां पर मतदाताओं के दिमाग में, दिल पर दिखाई पड़ रही है क्या? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि आपको जिस तरह से पिछले कई महीनों से तोड़ जोड़ की जो राजनीति चल रही थी उसमें कई सारे लोग जो है तो ये अभी भी कंफ्यूज है कि वो किसको वोट दे, क्योंकि यहाँ पर जो उम्मीदवार खड़े हैं, यहाँ पर 2 शिवसेना है, 2 एनसीपी है, तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा दोनों ही पार्टियों को भुगतना पड़ेगा। लोग अभी भी कंफ्यूज है कि जो शिवसेना का जो धनुष्यबाण थी वो अब मशाल 2 शिवसेना हो गई है। एक शिवसेना की धनुष्यबाण है तो दूसरी शिवसेना की मशाल है। लोगों में कंफ्यूजन है कि वो वोट किसको दे। जो लोग हैं वो सुबह से ही यहाँ पर कतार बनाकर लोग वोट करने के लिए आए हैं और लोगों का कहना है कि जो विकास करेगा उन्हीं को ये लोग वोट करेंगे। बिल्कुल ओमशील, बहुत अहम बात हमारे सहयोगी ने समी ने कही कि लोगों में दरअसल कंफ्यूजन का माहौल है, क्योंकि जिस तरीके से पार्टियों में महाराष्ट्र में टूट हुई है, 2-2 पार्ट सभी पार्टी के हो गए, चाहे हम शिवसेना की बात कर ले, एनसीपी की बात कर ले, तो ये लोगों का जो कंफ्यूजन है, क्या लगता है कि ये एक बहुत बड़ा फैक्टर बनने वाला है क्या इस चुनाव में? क्योंकि लोगों को सच में कोई जानकारी नहीं कि असली शिवसेना और जो नकली शिवसेना की लड़ाई चल रही है, इनमें कौन सा उनका ऐसा नेता है जो उनकी मांगों को, उनकी बातों को सबके सामने उठाएगा, उनकी बातों को सुनेगा, समझेगा। तो ये कंफ्यूजन वाला जो फैक्टर है, हाँ, कितना असर? बिल्कुल लता, देखिए मैंने आपको पहले सवाल में भी इसका जवाब दिया था कि सबसे बड़ा मुद्दा है कि ये जो दो मुख्य राज्य के महाराष्ट्र जो राज्य है उसकी पार्टी थी, दोनों में 2 फाड़ हो गया है और जनता कंफ्यूज है कि असली एनसीपी कौन है, असली शिवसेना कौन है। क्योंकि एक तरफ उद्धव ठाकरे दावा करते हैं कि मैं बाला साहेब ठाकरे का उत्तराधिकारी हूं, बाला साहेब ठाकरे के सोच पर और उनके विचार पर और उनके विचारधारा पर मैं चलता हूं, तो वहीं शिवसेना शिंदे गुट जो है एकनाथ शिंदे, वो साफ तौर पर कहते हैं कि ये बाला साहेब ठाकरे के विचारधारा के बिल्कुल अगेंस्ट चल रहे हैं और असली शिवसेना हम हैं। तो ये असली और नकली की लड़ाई में जनता कंफ्यूज है कि आखिर असली शिवसेना है कौन, और इसका प्रभाव कहीं ना कहीं इस चुनाव में पड़ना निश्चित है। और चाहे हम एनसीपी की भी बात करें, एनसीपी को टूटे हुए ज्यादा दिन नहीं हुआ, कुछ दिन पहले ही ये सारी तस्वीरें हम देख रहे थे। अजीत पवार और शरद पवार जिस तरीके से एक तरफ जहां चाचा अपने ताल ठोक रहे हैं कि असली एनसीपी का खड़ा किया हुआ मेरा है, शरद पवार का खड़ा किया हुआ है, लेकिन वही अजीत पवार साफ तौर पर कहना है कि एनसीपी जिस विचारधारा के साथ चलती थी वो विचारधारा के साथ नहीं चल रही है, जिसका नतीजा रहा कि मैं शरद पवार गुट से अलग हुआ। तो कहीं ना कहीं ये सारी जो चीजें हैं, ये सारे जो मुद्दे हैं वो जनता को कंफ्यूज करने वाले हैं। ये जो सारी चीजें हैं, ये जो मुद्दे हैं, यही दरअसल बहुत बड़ा फैक्टर बनने जा रही है महाराष्ट्र में, क्योंकि अपने ही कुनबे में, अपने ही घर में जिस तरीके से राजनीतिक लड़ाई, चाहे वो एनसीपी वर्सेस एनसीपी हो, चाहे वो शिवसेना वर्सेस शिवसेना हो, चाहे वो अपने असली और नकली की लड़ाई हो, हालांकि यही जो है एक बड़ा फैक्टर महाराष्ट्र में बनती और बिगड़ती हुई दिखाई पड़ रही है। हालांकि इसका क्या नतीजा होगा वो आने वाले 4 जून को पता चलेगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए। शमी बहुत शुक्रिया, ओमशील बहुत शुक्रिया आपका इस पर जानकारी देने के लिए, तमाम जो है तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए AMD नेटवर्क। नमस्कार।